सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। देखिए, हाल के समय में आपके यूपीएसआई यानी दरोगा भर्ती की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जिसके संबंध में अखबारों में भी न्यूज़ आई है कि इसकी परीक्षा 20 तारीख से संभवतः चालू हो। तो इसी कड़ी में हम लोग जो मूल विधि है और मूल विधि में किन प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और किन प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को टॉपिक वाइज प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। ये प्रश्न आपके लगभग 30 से 35 प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न में से कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो पूर्व के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जिनके पूर्व के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इसलिए जिन लोगों ने दरोगा भर्ती का फॉर्म भरा है उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज हम लोग पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर इसमें सॉल्व करेंगे और पहला चैप्टर हम उठाते हैं आयकर से, आयकर अधिनियम से। देखिएगा, पहला प्रश्न है हमारा, भारत में आयकर अधिनियम 1961 कब प्रभाव में आया? आपके ऑप्शन थे 1 जुलाई 1962, 1 जनवरी 1962, 1 अप्रैल 1962, फिर 1 अप्रैल 1961। यानी इसका पूछने का आशय ये है कि भारत में जो इनकम टैक्स को लेकर एक कानून आया, वो कानून आया था, कब आया था? 1961 ईस्वी में आया और वो कब भारत में लागू होता है, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो लागू होता है, उस तारीख के बारे में आपसे पूछा गया। तो इस तारीख का जो उत्तर होगा वो होगा 1 अप्रैल 1962। यानी आयकर से संबंधित इनकम टैक्स अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आता है और ये लागू होता है 1 अप्रैल 1962 को लागू होता है। और चीज़ें देख लें तो इसका जो विस्तार है वर्तमान में संपूर्ण भारत है, यानी इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में लगभग 23 अध्याय हैं, यानी इस अधिनियम में 23 अध्याय और 298 धाराएं हैं, 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं, 14 अनुसूचियां हैं। और इसका संबंध है आयकर से संबंधित, यानी भारत में वो प्रत्यक्ष कर से संबंधित किसी की इनकम के आधार पर, किसी की आय के आधार पर जो सरकार द्वारा कुछ राशि ली जाती है, यानी टैक्स के रूप में राशि ली जाती है, उससे संबंधित है। वो कानून 1961 में आता है। जो लागू है, प्रभावी तिथि है, वो है 1 अप्रैल 1962 को। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में आहार प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु, यहाँ पे आपको भरना है, वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यानी आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो ऐसे पूछा गया है कि आयकर अधिनियम के तहत किस व्यक्ति को, किस उम्र के व्यक्ति को जो उस आयु से ऊपर का है उसे हम वरिष्ठ व्यक्ति, यानी आहार प्राप्त करने वाले को अत्यधिक वरिष्ठ व्यक्ति, अत्यधिक वरिष्ठ व्यक्ति समझा जाना चाहिए। ये आपके ऑप्शन थे 70, 75, 80 और 65। देखिए, ये प्रश्न भी यूपीएसआई में आ चुका है, 11/12/2017 वाले एग्जाम में आ चुका है। सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिएगा, इसके उत्तर की बात करें तो आयकर अधिनियम 1961 में, आयकर अधिनियम 1961 में दो प्रकार की बातें कही गई हैं। एक प्रकार की, अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, 60 साल से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में समझा जाए, वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में समझा जाए। लेकिन अगर उस व्यक्ति की उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को अत्यधिक वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में समझा जाएगा।
यानी अत्यधिक जो वरिष्ठ व्यक्ति की बात कही गई है वो बताई गई है जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हुआ, 80 से ऊपर वाले व्यक्ति अत्यधिक वरिष्ठ समझे जाएंगे और 60 से ऊपर वाले व्यक्ति वरिष्ठ समझे जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर, यानी हमसे जो पूछा गया है वो गवर्नर भी पूछा गया है लेकिन वो कैसे हों, भारतीय मूल के। आपके ऑप्शन थे CD देशमुख, LK झा, C राजगोपालाचार्य, ओसबोर्न स्मिथ। तो देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम RBI कहते हैं और जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी और इसका पहले मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है और RBI भारत का बैंकों का बैंक कहलाता है, बैंकों का बैंक RBI कहलाता है। और जिसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में की गई थी। और इसके गवर्नर की बात करें तो इसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओसबर्न स्मिथ। लेकिन ओसबर्न स्मिथ जो थे वो विदेशी गवर्नर थे। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो पहले जो भारतीय मूल के गवर्नर थे उनका नाम था CD देशमुख, CD देशमुख। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो सही होगा वो होगा क्या, CD देशमुख। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर, उनका नाम है CD देशमुख। अगर ये भारतीय मूल ना लिखा होता तो इसका उत्तर क्या सही होता, ओसबोर्न स्मिथ सही होता। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। अगले प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है हमारा है, भारत में सिक्कों की ढलाई, सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। आपके ऑप्शन है नाबार्ड, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखिएगा सिक्कों की जो ढलाई का काम करता है वो भारत में वित्त मंत्रालय करता है। और अगर हम सिक्कों की बात करें तो भारत में 4 जगह सिक्के बनते हैं। एक का नाम है नोएडा, दूसरा का नाम है कोलकाता, तीसरे का नाम है मुंबई और चौथे का नाम है हैदराबाद। इन चारों जगह पर सिक्कों की ढलाई होती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हुआ, वित्त मंत्रालय। वही भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये से ऊपर के नोट को प्रिंट करता है, यानी नोट जो प्रिंट करता है वो नोट प्रिंटिंग कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। और सिक्कों की ढलाई जो करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड एक एग्रीकल्चर का बैंक है जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष की बात करें इसके अध्यक्ष हैं राजू चिंताला, तो राजू चिंताला इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है। अब देखिएगा इसमें लिखा है लिमिटेड कंपनी, आवासी वरिष्ठ नागरिक, फ्रीलांसर, वेतन भोगी लोग जिनके पास कारोबार या पैसे के लाभ और अभिलाभ की मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है। अब वेतन भोगी लोग कह दिया गया है और उसके बाद कह दिया गया है जिनके पास कारोबार या लाभ की बात कह दिया गया है। तो यहाँ पे इनको तो कर देना ही पड़ेगा। लिए देखिए ये प्रश्न भी आ चुका है, ये UPSI में आ चुका है 16 तारीख 12वां महीना 2017 में तीसरे शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा, जो छूट प्राप्त होगी वो फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है जैसे कोई स्वतंत्र है आदमी, स्वतंत्र पत्रकारिता है या स्वतंत्र लोग है,
उनको ये छूट प्राप्त होगी और इसे छूट को ही क्या कहा जाएगा, फ्रीलांसर, और वैसे कहा जाएगा क्या, स्वतंत्र कहा जाएगा। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती की सीमा क्या है। और ये भी प्रश्न आ चुका है 13/12/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आया था। अब यहाँ पे प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है 20,000, 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। धारा भी दिया गया, धारा कौन सी है, धारा 80C। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आयकर अधिनियम की जो धारा सी है वो धारा सी किससे संबंधित है, कटौती से संबंधित है। अब वो कितनी कटौती होगी कि आपको उस पर आयकर के लिए छूट मिलेगा, तो वो क्या होगा, तो उसका उत्तर होगा क्या, 1.5 लाख रुपए। यदि मान लीजिए कि आपने 6 लाख रुपए कमाते हैं, मान लीजिए 6.5 लाख रुपए आप कमाते हैं, तो 6.5 लाख में होगा क्या कि 1 लाख से 5 लाख के बीच में, 1 लाख से 5 लाख के बीच में और प्लस 1.5 लाख। अब इस जो 1.5 लाख होगा, अगर इसको आप LIC, भविष्य जीवन बीमा निगम या किसी भी अन्य संस्था को दान करने, या प्रधानमंत्री कोई दान करने, या कोई भी ऐसा चीज़ है NSC वगैरह कुछ भी आप लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की उस कटौती पर क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। जैसे बहुत सारे सरकारी लोग क्या करते हैं कि वो LIC वगैरह कराते हैं, इसलिए क्योंकि उनको कर से राहत मिले, कर से छूट मिले। तो जो छूट है वो धारा 80C में बताई गई है। यदि आप 1.5 लाख रुपए तक का आप किसी भी चीज़ में, किसी भी जैसे LIC वगैरह है, डाक की कोई बहुत सारी योजनाएं हैं, उनमें यदि आप, या भविष्य निधि है, उनमें यदि आप 1.5 लाख तक आप पैसे को जमा करते हैं, तो उस पैसे के जो होगा, उस पैसे पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी आप टैक्स से कहीं ना कहीं बचत होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति की वार्षिक इनकम 6.5 लाख रुपए है, तो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक अगर सरकार ने कहा है 0% टैक्स लगेगा, तो क्या जो बचा जो 1.5 लाख है, क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें टैक्स की बचत अगर करनी है, टैक्स की कटौती करनी है, तो धारा 80C का सहारा लेकर के इस 1.5 लाख रुपए को, चाहे LIC वगैरह है, चाहे वो भविष्य निधि है, या मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री राहत कोष है, अगर उनमें ये 1.5 लाख रुपए देता है, तो उसे इन 6.5 लाख रुपए पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी टैक्स की बचत करने के लिए, टैक्स की कटौती करने के लिए जो तय सीमा है वो कितनी है, 1.5 लाख रुपए है। अगला प्रश्न हमारा, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है। देखिए 2 प्रकार के कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर वे कर होता है जिसमें आपको पता चलता है कि हमने सरकार को टैक्स दिया, और अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जिनमें आपको पता नहीं चलता है कि हमने सरकार को टैक्स दिया या नहीं दिया। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1 रुपये की टॉफ़ी आप खरीदते हैं, तो अगर 75 पैसे उसका दाम है, तो जो 25 पैसे उस पर जो टैक्स लगा, उसे आपको पता भी नहीं चला कि हमने सरकार को 25 पैसे टैक्स दिया, या आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि जिससे आप कह सकते हैं हमने सरकार को टैक्स दिया, तो ऐसे टैक्स को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। लेकिन अगर वही कर, वही चीज़ें आपको पता चलता है कि हमने सरकार को टैक्स दिया, तो उस कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अब जैसे इनकम टैक्स है, यानी आयकर है, तो इनकम के बदले जो दिया जाता है कर, वो कर कहलाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। फिर है संपत्ति कर। यदि आपकी संपत्ति ज़्यादा है तो आप उसके बदले जो कर दोगे वो भी प्रत्यक्ष कर होता है। निगम कर भी प्रत्यक्ष कर है, लेकिन जब बिक्री कर किसी सामान को खरीदते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि हमने सरकार को टैक्स दिया, लेकिन आप अगर उसका मान लीजिए बिल वगैरह निकालते हो तो आपको पता चलता है कि आपने सरकार को टैक्स दिया। लेकिन अगर बिल नहीं मिलता है और आपने कोई सामान को खरीदा और उसमें आपको पता भी नहीं चलता है, तो ऐसे कर को क्या कहेगा, आप प्रत्यक्ष कर कहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, बिक्री कर एक प्रकार का कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। देखिए अगला जो प्रश्न है, आयकर अधिनियम में
एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता डाटा कर्मचारियों के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। ये ऑप्शन थे फॉर्म 16, फॉर्म 12, फॉर्म 15 और फॉर्म 26 AS। देखिए, किसी भी कंपनी के द्वारा अगर वहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं और उन कर्मचारियों की आय जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, यानी इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो कंपनी उन कर्मचारियों की आय से जो भी टैक्स के रूप में सरकार को देता है, उन कर्मचारियों की आय से यानी काट करके जो टैक्स के रूप में सरकार को देता है, यानी भारत सरकार को देता है, तो उसके बदले में हर कर्मचारी को एक फॉर्म 16 दिया जाता है। और फॉर्म 16 में उससे जुड़ी हुई यानी उसके वेतन से जुड़ी हुई सारी डिटेल होती है कि उसके वेतन में इतना रुपए था और उसके वेतन जो है आयकर अधिनियम के तहत था, यानी उसका वेतन जो था वो टैक्स के दायरे में आता था और वह वेतन से इतने रुपए टैक्स काटे गए हैं, इतने रुपए टैक्स काटे गए हैं। तो एक प्रकार का ये प्रमाण पत्र होता है कि यदि आपसे सरकार से पूछा जाए, यानी आपसे कोई व्यक्ति पूछे या कोई सरकार पूछे क्या आपने टैक्स दिया है, तो आपको उसमें जो फॉर्म 16 का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आप दिखा सकते हैं। उस फॉर्म 16 में यह लिखा होगा कि उसकी आय से कितने रुपए कटे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं होगी। कटौती 80C से संबंधित थी। उसमें है व्यक्तिगत ऋण या ब्याज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, शिक्षा ऋण ब्याज, आवास ऋण ब्याज भुगतान। देखिए, अगर आप इन तीनों चीज़ को लेते हैं तो आप अगर 1.5 लाख रुपए से कम 1.5 लाख रुपए से कम का आप जो है इन सभी चीज़ों में कटाते हैं तो आपके आयकर में कटौती होगी। लेकिन व्यक्तिगत ऋण लेते हैं या ब्याज होता है इस पर, तो इस पर आयकर में कटौती नहीं होगी। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? व्यक्तिगत ऋण या ब्याज। अगला प्रश्न है, अगला लिखा है आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, आयकर अधिनियम की धारा 2C है और इसमें कृषि आय के बारे में बताया गया है। और कृषि आय वह आय जो किसान के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जमीन को उत्पादन करके, पशुपालन करके, मत्स्य पालन करके आदि के द्वारा किया जाता है, वो कृषि आय है। और कृषि आय में आप अगर इनकम से भी ज़्यादा कमाते हो तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, अर्थात आयकर अधिनियम के अंतर्गत कृषि आय शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आयकर से जुड़ा नहीं है। फॉर्म 16 तो है ही, कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। 1.5 लाख 80C में लिखा हुआ है। ITRV ये भी लिखा हुआ है। लेकिन वैट की बात करें तो ये पहले वैट होता था, लेकिन इसे 1 जुलाई 2017 को इस वैट के स्थान पर एक नया कर आ गया जिसका नाम है GST। तो वर्तमान में जो वैट है वो नहीं है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? वैट होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कोई सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वो सौदा कहलाता है। एक नाम लिखा हुआ है, एक व्यक्ति लिखा है जिसमें संपत्ति जो है एक नाम के रूप में जो है दी जाती है, यानी संपत्ति किसी दूसरे के नाम दी जाती है और पैसा किसी दूसरे को दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो देखिएगा, बेनामी का मतलब पैसा किसी ने दिया, नाम किसी का हुआ, यानी इसका मतलब बिना नाम का उसने पैसा दिया तो बेनामी हुआ। और ऐसे लेन देन को क्या कहेंगे? बेनामी लेन देन। ऐसा लेन देन जिसमें नाम किसी दूसरे का हो और पैसा किसी दूसरे को मिल जाए, ऐसे लेन देन को क्या कहेंगे? बेनामी लेन देन कहेंगे। और ये भी प्रश्न आ चुका है।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है अनुपातिक दर से, प्रगतिशील दर से, अधोगामी दर से, घटती हुई दर से। देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, अधोगामी दर से। अधोगामी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए है, तो पहले शुरुआत में मान लीजिए 2.5 लाख रुपए पर लगाया गया टैक्स। फिर क्या होगा कि आपको मान लीजिए कि 2.5 लाख, फिर उससे कम यानी 1 लाख, फिर उससे कम यानी 50,000, इस तरीके से टैक्स लगाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं घटते हुए क्रम में लगाया जाता है, कहीं ना कहीं नीचे के क्रम में लगाया जाता है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, अधोगामी दर या नीचे जाने वाले दर से इसमें लगाया जाता है। पहले 5%, फिर 10%, फिर 15%, इस प्रकार से लगाया जाता है। अब देखिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, भारतीय आयकर विभाग किसके द्वारा संचालित होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारतीय आयकर विभाग जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा जो है, सीबीडीटी के द्वारा जो है संचालित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नोट छपते हैं, केंद्रीय वित्त निगम के द्वारा कर लिए जाते हैं, मानव संसाधन विकास के द्वारा जो मानव से जुड़ी हुई जो उसके विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको चलाई जाती हैं। लेकिन जो भारतीय आयकर विभाग है वो संचालित होता है कि तो किसके द्वारा संचालित होता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा होता है। वैसे आपको जान लेना चाहिए कि आयकर है यानी यहाँ पे भी कर लगा हुआ है और यहाँ पर भी कर लगा हुआ है, तो इसका सटीक आंसर क्या है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसका सटीक आंसर है। फिर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का यानी जो हम टैक्स वसूलते हैं उस टैक्स का बंटवारा करने का कार्य करता है? तो इसके लिए जैसे नीति आयोग, तो नीति आयोग योजना आयोग का दूसरा नाम है। नीति योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया और ये आयोग योजनाएं बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय परिषद दो राज्यों के बीच हुए विवाद को मध्यस्थता का कार्य करता है, सुलह करने का कार्य करता है। अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है और वित्त आयोग ही दोनों यानी केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स होते हैं इनके बंटवारे का कार्य करता है। अभी हाल ही की रिपोर्ट में ये बताया गया, 15वें वित्त आयोग एनके सिंह के द्वारा ये बताया गया कि अगर हम राज्य को और केंद्र के को जो हिस्सेदारी हो वो उसमें 42% बताया गया। यानी इसका मतलब 100% अगर टैक्स मिल रहा है, 100 रुपये टैक्स मिल रहा है, तो 100 रुपये टैक्स में 42 रुपये राज्य को देने चाहिए और बाकी जो 58 रुपये है वो केंद्र को अपने पास रखना चाहिए। तो ये 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में बताया गया और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। और केंद्र और राज्यों की भी जो करों का बंटवारा है उसका कार्य भी कौन का आयोग करता है, वित्त आयोग करता है। फिर है राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, आयकर विभाग से संबंधित है। इसके अधिकारियों का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पे है? जैसे आईएएस को लेकर जुड़े हुए जो सवाल आते हैं कि आईएएस और पीसीएस इन लोगों की जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ है, तो उत्तराखंड के देहरादून मैसूरी में है, देहरादून में है। वैसे ही जो आयकर से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, जो आयकर विभाग से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, यानी उनसे जुड़े हुए जो अधिकारी होते हैं उनके लिए जो अकादमी है उसे का नाम है राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी है। इसकी जो संस्थान है, इसका परीक्षण संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो नागपुर में स्थित है। अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखिए 17वां प्रश्न है, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसे रिटर्न की तारीख क्या है? तो उसे रिटर्न की तारीख है 30 सितंबर। ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा फॉर्म है जो ये दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन, नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोतों पर
कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा फॉर्म 26 AS। ये क्या है? जैसे एक फॉर्म 26 AS है और एक फॉर्म 16 है। अब कोई कंपनी है, उस कंपनी में आप कार्य कर रहे हो, तो कंपनी ने आपको कोई एक प्रमाण पत्र दिया कि आपने टैक्स जमा कर दिया गया है, यानी आपने टैक्स जमा कर दिया है। यदि आपसे कभी भी कोई पूछता है या कोई भी अधिकारी पूछता है कि आप इनकम टैक्स जमा कर चुके हैं नहीं, तो उसके लिए जो प्रमाण पत्र होगा, उस प्रमाण पत्र में जो लिखा होगा वो फार्म कौन सा होगा? 16 होगा। लेकिन अगर ये हमें जानना है कि हमारा टैक्स किन किन मुद्दों पर कटा है, किन किन रूप में कटा है, कौन सा टैक्स किस क्षेत्र में कटा है, कौन सा टैक्स ब्याज पे कटा है, कौन सा टैक्स लाभ पे कटा है, कितना कितना टैक्स कटा हुआ है, तो इसको आप आयकर जो आयकर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल करके अपलोड कर सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उस स्टेटमेंट में यह लिखा होगा कि आपका इतना पैसा इस क्षेत्र में कटा है, इतना आपका लाभ इस रुपए में कटा हुआ है। तो जो स्टेटमेंट बताएगा वो 26 AS बताएगा, लेकिन जो हमें प्रमाण पत्र देगा कि हमने आयकर दाखिल कर दिया है, वो बताएगा फॉर्म 16। फॉर्म 16 बताएगा आयकर दाखिल कर दिया है, और फॉर्म 26 AS बताएगा हमने आयकर के रूप में कितने रुपए किन किन क्षेत्रों में जो है टैक्स के रूप में पे करे हैं, वो स्टेटमेंट फॉर्म 16 AS बताएगा। आइए और प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, दोहरा कराधान से क्या संबंध है? दोहरा मतलब 2 बार। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा एक समय में 2 बार, क्योंकि दोहरा का मतलब 2 होता है, यहाँ पे भी 2 लिखा हो। एक समय में 2 बार कर देना दोहरा कराधान का रूप है। एक है फेरा। फेरा का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। ये फेरा का उत्तर है। तो इस प्रकार ये 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न हुए जो आपको ज़रूर देखने हैं, समझ में भी आया होगा। अब अगले वीडियो में है अलग कानून के बारे में, जो भी UPSI में परीक्षा में आ चुके हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।